हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि कक्षा 9th का अध्याय 1 का ये वीडियो बनने जा रहा है। आज 5वीं या 6वीं वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें लिखना है, आपको पढ़ना है द्रव के गुण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ठोस के गुण, और आज की वीडियो में कंप्लीट हम कराएंगे आपको द्रव के गुण। फिर इसके वाले अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको गैस के गुण क्या होता है। तो आपने ठोस के गुण को देखा होगा, नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए एक बार अच्छे से। और आज हम शुरू करते हैं द्रव के गुण। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं कि द्रव के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तरफ हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे, एक तरफ हम लिखते भी रहेंगे। जिसको नोट्स करना होगा वो नोट्स कर लेगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेगा, क्योंकि हम मिटा भी सकते हैं चित्रों को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला गुण हम यहां से शुरू करते हैं कि द्रव का पहला गुण, द्रव का आकार अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, पहला गुण देखिए आप। और यही आपको द्रव की डिफिनेशन भी बताई गई थी कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो परंतु आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। इसे छोटे से एग्जांपल से समझ भी लेते हैं इधर साइड में कि हालांकि जो पिछली वीडियो में एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल इस बार भी ले रहे हैं कि यहाँ पे एक गिलास है, एक ये बीकर है, ठीक है, या एक बाल्टी है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि थोड़ा सा पानी डाल दिया है। चलिए मान लेते हैं कि 500 ml पानी हम इसमें भर देते हैं गिलास में। 500 ml पानी भर लिए हैं। अब यह पानी का जो यहाँ पे दो चीज बात चल रही है, आकार, पानी का आकार कैसा है और पानी का आयतन कितना है। इस गिलास का आयतन नहीं, पानी का आयतन। गिलास हो सकता है पानी हम कम बेसी भरे हो, गिलास का आयतन तो गिलास में जितना पानी आ सकता है वो गिलास का आयतन है, पर जितना भरे वो हम खाली 500 ml भरे हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरा फुल टू फुल भरे हैं, जितना भी भरे हैं यहाँ पे 500 ml हम गिलास में पानी भरे हैं। तो इसका आयतन, पानी का जो आयतन है वो कितना है, 500 ml है, और जो आकार है वह गिलास के आकार का है। जो आकार है गिलास के आकार का है, ठीक है, इतना मान लिए। अब यही पानी को इसमें उड़ेल दीजिए, किसमें, इस बीकर में, तो अब गिलास में कितना ही पानी आएगा, तो बीकर में इसका स्तर कुछ कम दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताइए कि आकार क्या होगा, तो अब यहाँ कहेंगे सर आकार जो होगा ना वह बीकर के आकार का है। जो पानी है वह बीकर के आकार में चला गया, लेकिन पानी का आयतन कितना है, तो अभी यही पानी इसमें गया है तो पानी का आयतन फिर से वही रहेगा 500 ml। अब यही पानी आप आगे बाल्टी में डाल देंगे तो जल स्तर और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जल स्तर नीचे आने के कारण बाल्टी थोड़ी बड़ी होगी। अभी आकार कैसा होगा, यहाँ पे आकार कैसा होगा, तो आकार यही होगा बाल्टी के आकार का। और आयतन कितना होगा, तो आयतन अभी भी होगा 500 ml, क्योंकि वही पानी इसमें जा रहा है। 500 ml शायद यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 500 ml लिखा है, तो अभी भी आयतन वही है 500 ml, क्योंकि आयतन तो हमने बदला ही नहीं, पानी तो वही को ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इस क्रियाकलाप से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आकार बार बार चेंज हो रहा है। अगर ये लोटा में डालते हैं तो लोटे का आकार पानी हो जाता है, अगर ये किसी और बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन के आकार का पानी हो जाता है। यानी कि पानी का आकार बार बार बदल सकता है, लेकिन आयतन क्या है, हर बार वही फिक्स है। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी एक द्रव अवस्था में आने वाला पदार्थ है, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार बार बार आपके क्या बदल सकता है। अनिश्चित का मतलब होता है फिक्स नहीं हो सकता है, बदल सकता है। तथा आयतन निश्चित होता है, यानी निश्चित मतलब फिक्स, जो बदलने वाला नहीं हो। तो आयतन क्या है, बदल नहीं रहा है। तो इस लाइन को यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा, तो उसे भी हम मिटा देंगे। अब दूसरा गुण देखते हैं हम लोग। आकार और आयतन तो निश्चित हो गया। अब दूसरे गुण की बात करें कि द्रव में, द्रव के, द्रव के आकार, 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 द्रव
द्रव के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से कम तथा ठोस से ज्यादा तथा गैस से, इसको जरा मिटा दे रहे हैं, गैस से कम होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप नोट्स कर लेना, बार बार चित्र वगैरह मिटा दिया करेंगे। देखिएगा, तो अंतराणविक स्थान जो होता है, या कहिए कि कणों के बीच में जो स्थान होता है वो अंतराणविक स्थान ही होता है। तो अंतराणविक स्थान या कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है गैस में, तो द्रव में जो होता है ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। ऐसा फिगर हम यहाँ पे एक बार बना दे रहे हैं और इसी फिगर से हम बार बार आपको स्पष्ट कर दिया करेंगे। ये आपके ठोस के कण हम बना रहे हैं जो बहुत ही पास हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ बना दे रहे हैं हम द्रव के कण जो थोड़ा सा दूर है ठोस की तुलना में, और यहाँ बना दे रहे हैं गैस के कण जो और भी ज्यादा दूर है। ये गैस के कण है, ये द्रव के कण है और ये ठोस के कण है। ये इनका संरचना है, ऐसे कोई ठोस पदार्थ होगा तो आप देख सकते हैं कि द्रव के जो कणों के बीच की दूरी है वह ठोस से तो ज्यादा है, तो द्रव के कणों के बीच की दूरी यहाँ पे इतनी है और ठोस में क्या है, बहुत थोड़ा सा है। तो द्रव के कणों के बीच जो दूरी है वह ठोस से ज्यादा है, लेकिन गैस से कम, गैस के बीच में दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात भी आपको प्रूफ हो गई कि गैस के कणों, द्रव के कणों के बीच की दूरियां जो है कि ठोस से ज्यादा होती हैं और गैस से कम होती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं घनत्व की बात करते हैं। तीसरा गुण घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द्रव का घनत्व ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है, परंतु गैस से अधिक होता है। ठोस की बात करें तो द्रव के घनत्व की बात करें तो घनत्व जो है ठोस से तो कम होता है इसमें, और द्रव गैस से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, याद रखिए कि जिनके बीच में पदार्थ की मात्रा कम होती है, अगर कोई इतना बड़ा आपके पास बॉक्स है और इसमें कोई पदार्थ भरने जा रहे हैं, अगर पदार्थ ऐसे भर रहे हैं आप कि बिल्कुल दो पदार्थों के बीच में जगह ही नहीं बच रही है ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। और अगर इसमें ऐसे फिल कर रहे हैं आप कि एक पदार्थ यहाँ पे है तो एक पदार्थ यहाँ पे है, पदार्थ यहाँ पे है, तो इनके बीच में खाली जगह बच रही है। तो जिनके बीच में जितनी ज्यादा खाली जगह होगी उनका घनत्व उतना ज्यादा कम होने लगता है, क्योंकि घनत्व का फार्मूला जो होता है, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो मान लीजिए कि एक डिब्बे में जब भर के हम बारी बारी चेक करेंगे तो हमारा डिब्बा तो वही रहेगा, इसलिए आयतन सबका सेम रहेगा। लेकिन जब इसमें जो पदार्थ की मात्रा भर रहे हैं आप, इसमें क्या होगा कि अगर खाली जगह ज्यादा छोड़ेंगे तो फिर वो मात्रा उसकी द्रव्यमान क्या जाएगा, कम हो जाएगा। और जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो इसका घनत्व भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम मान लें कि सबका आयतन एक जैसा है, इन तीनों डिब्बों का आयतन अगर एक जैसा हो, आयतन चलिए हम मान लेते हैं कि 1 सेमी क्यूब, और सबका देखिए पदार्थ इसमें भरा गया है, तो इस डिब्बे में जो कि ज्यादा मात्रा में कण दिखाई दे रहे हैं आपको, इस डिब्बे में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, इस डिब्बे में और कम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें इसका जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम द्रव्यमान अपनी मर्जी से मान लें कि चलो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि 5 kg, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 3 kg, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 2 kg, ना ऐसे ही कोई क्लियर नहीं कितना ही है, मान लेते हैं।
तो अगर हम सबका घनत्व निकालने की बात करें तो घनत्व सूत्र होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, यानी इसके द्रव्यमान में इसके आयतन से भाग लगा देंगे। तो इसका आयतन कितना है 1 सेमी क्यूब, और इसका भी आयतन कितना है 1 सेमी क्यूब, और इसका भी आयतन कितना है 1 सेमी क्यूब। अगर हम बटा, ये बटा लिख रहे हैं बटा, तो अगर हम भाग लगाएंगे आंसर काटेंगे अगर इसको तो कितना उत्तर आएगा, इसका फिर से आ जाएगा 5 और ये केजी प्रति सेमी क्यूब, 5 किग्रा प्रति सेमी क्यूब, और इसका आ जाएगा आपका 3 किग्रा प्रति सेमी क्यूब, और ये जगह आपका 2 केजी प्रति सेमी क्यूब, ऐसे आ जाएगा। ये जो डेंसिटी आई है, जो घनत्व आया है, ये घनत्व देख रहे हैं किसका ज्यादा आ गया है, घनत्व इसका ज्यादा आया है, जो ठोस का होता है, और उससे हल्का सा कम द्रव का है, और उससे कम किसका है, गैस का है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो द्रव का घनत्व होता है वो ठोस से तो कम होगा, लेकिन गैस से क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ प्रूफ भी हो गया कि ठोस का द्रव का जो घनत्व है वो ठोस से कम है, क्योंकि द्रव घनत्व 3 और ठोस का घनत्व 5 और गैस का घनत्व 2। तो जो द्रव का घनत्व है वो ठोस से तो कम है, परंतु गैस से क्या है, ज्यादा। ठीक, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं बहाव के बारे में। अगला गुण है बहाव। तो हम कह सकते हैं कि द्रव में बहाव ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा, परंतु गैस से कम होता है। ठोस से तो ज्यादा है परंतु गैस से कम है। बहाव यानी फ्लो का जो गुण होता है, ठीक है ना, जो फ्लो का गुण होता है आपके, इसमें द्रव में ठोस से ज्यादा जाएगा परंतु गैस में तो गैस से तो कम ही रहेगा। यह बात यहाँ से भी आप देख सकते हैं। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि अगर ठोस के कण जो होते हैं इनके बीच में आकर्षण बल जो होता है इतना ज्यादा होता है कि इनको अगर ऐसे खुले में रखेंगे तो ये एक दूसरे को छोड़ के भागते नहीं है, अर्थात बहते नहीं है। लेकिन द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा सा कम होता है ठोस से। इसीलिए अगर द्रव को कहीं खुले में ऐसे गिराएंगे तो द्रव लगता है भागने इधर उधर, यानी बहने लगता है द्रव। और गैस को अगर खुले में छोड़ेंगे, किसी डिब्बे में पैक नहीं है, अगर किसी बर्तन में पैक नहीं, अगर खुले में छोड़ेंगे तो तुरंत कमरे में फैल जाएगी। यानी जैसे परफ्यूम डिब्बे से बाहर आते ही पूरा एकदम फैल जाती है। जैसे आपके जो घर में चूल्हा है, गैस चूल्हा, एलपीजी गैस, उसमें से जो गैस निकलती है तुरंत कमरे में फैलने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल और कम है, इसीलिए वो फैलने लगती है। फैलने का तात्पर्य बहने लगती है। तो किसमें बहने का गुण ज्यादा है? बहाव का गुण किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा इसमें है, फिर उससे कम इसमें है, फिर उससे कम इसमें तो होता ही नहीं है बहने का गुण, इसे नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो द्रव में क्या लिखा गया कि द्रव में बहाव जो होता है ठोस से तो ज्यादा है, यानी इससे तो ज्यादा है बहाव, लेकिन इससे क्या है, कम है। यही बात यहाँ लिखी गई है कि ठोस में जो बहाव होता है वो द्रव से ज्यादा है, सॉरी, द्रव में जो बहाव होता है ठोस से ज्यादा है परंतु गैस से कम है। ठीक है, तो बहाव का गुण देखो क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में समझते हैं कि द्रव का क्वथनांक ठोस से कम होता है। ठोस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। और गैस की बात करें तो गैस में तो क्वथनांक का गुण होगा, यानी कि क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक का मतलब होता है कि जब कोई द्रव वाला पदार्थ किसी गैस अवस्था में आ जाता है तो उस टेम्परेचर को आप क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो गैस में तो वैसे भी क्वथनांक का गुण नहीं होगा। हाँ, ठोस में होता है, क्योंकि ठोस एक बार द्रव बन सकता है और फिर उस द्रव को हम गैस में भी ला सकते हैं। तो बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई लोहा है आपके पास, तो यह लोहा ठोस है, तो फिलहाल लोहा में एक और गुण होता है गलनांक का। अगर लोहा को पहले गलाएंगे, जब इसे गलाएंगे तो यह लोहा किस अवस्था में जाएगा? द्रव की अवस्था में आ जाएगा। फिर द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे तो वह गैस अवस्था में भी जा सकता है, बस उस लेवल का टेम्परेचर आपको देना होगा। ठीक है, तो यानी कि ठोस पदार्थ में
क्वथनांक वाला गुण हो सकता है। कौन सा? क्वथनांक वाला। अब द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। तो ठोस में क्वथनांक का गुण आ सकता है और द्रव में तो ऑलरेडी क्वथनांक का गुण होता है, लेकिन गैस में क्वथनांक वाला गुण नहीं हो सकता है। ठीक, तो यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक जो होता है ठोस से कम होता है। अब गैस में तो होता ही नहीं है क्वथनांक का गुण। जैसे कि आप जानते हैं जनरली कि जल का क्वथनांक कितना है, यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि जल का क्वथनांक कितना है। जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई जल गैस की अवस्था में आ जाए या भाप की अवस्था में आ जाए, जिस पर कोई जल गैस या भाप या वाष्प की अवस्था में आ जाए, उस टेम्परेचर को या उस तापमान को क्या बोल सकते हैं आप? क्वथनांक बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। और गलनांक हमने कल बताया ही था कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में रहता है वो गलनांक होता है। अच्छा, तो इसे नोट कर लिया, क्वथनांक भी नोट कर लिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे भी नहीं तो हम इसको मिटा देंगे। आइए अगला देखते हैं। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन वाला जो गुण होता है केवल ठोस अवस्था में, केवल ठोस पदार्थ में पाया सकता है और किसी पदार्थ में नहीं, ना द्रव में हो सकता है ना गैस में हो सकता है, केवल ठोस में हो सकता है। ठीक है, अच्छा। अब बात करें हम दृढ़ता की, तो यहाँ पे क्या लिखे? बस बोल रहे हैं कि दृढ़ता का जो गुण होता है, दृढ़ता का जो गुण होता है वो केवल ठोस में हो सकता है, द्रव और गैस में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रव में दृढ़ता नहीं पाई जाती है, रिजिडिटी, और द्रव में ऊर्ध्वपातन का गुण भी नहीं होता है, सब्लिमेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये दो गुण तो होते ही नहीं है द्रव में। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा की। ठीक है, आइए। द्रव में गतिज ऊर्जा यानी इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द्रव में गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा परंतु गैस से कम होती है, परंतु गैस से, इसको आप मिटा दे रहे हैं, परंतु गैस से कम होती है। नोट कर लेना है आपको कि द्रव में गतिज ऊर्जा ठोस से तो ज्यादा है परंतु गैस से कम है। इस बात को प्रूफ कर दे रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी प्रूफ किया गया था। देखिएगा, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि जिस कणों के बीच या जिस पदार्थों में गतिज के, ऐसे नहीं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण या किसी पदार्थ में किसी कण में, ठीक है, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी भी पदार्थ में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ है, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस पदार्थ। तो किसमें जो है कि गति है तो तीनों में थोड़ा बहुत गति है, लेकिन जिसमें ज्यादा गति रहेगी उसकी गति ऊर्जा ज्यादा रहेगी। तो गति तो तीनों में है, हल्का हल्का, इसमें बहुत कम मात्रा में है, एकदम ना के बराबर ही गति रहती है, लेकिन हो जाती है। इसमें तो कुछ गति रहती है, इसमें भी गति रहती है। तो गति ऊर्जा सब में, लेकिन ज्यादा किस में, इसे डिसाइड करने के लिए इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², फार्मूला होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का। अब इसमें यह 1/2 गिनती है, तो गिनती जो होता है वह नियत मान होता है, कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, यम जो होता है वो भी कांस्टेंट यानी नियत होता है, नहीं बदलेगा। यानी बदल का क्या? इसमें वेग। इसका तात्पर्य ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके वेग पर निर्भर करती है, किसी भी वस्तु के वेग या चाल पे क्या करती है? निर्भर करती है। कौन? काइनेटिक एनर्जी। तो अब जिस कण का या जिस पदार्थ का वेग ज्यादा होगा उस पदार्थ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम ठोस, द्रव और गैस के कणों की बात करें तो तीनों के में गैस के जो कण है उसकी जो वेग होती है, जो चाल होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और उससे हल्का सा कम काइनेटिक एनर्जी इसमें है, और इसमें एकदम ना के बराबर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया कि द्रव में जो काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा होती है वो ठोस से तो ज्यादा है परंतु गैस से कम है, क्योंकि गैस के कण ज्यादा तेज चलते हैं।
ठीक है ना। अभी यही पानी गिराएंगे और यही परफ्यूम गिराएंगे तो दोनों में जल्दी से कौन फैल जाएगा पूरे कमरे में? परफ्यूम, क्योंकि वो गैस है। और पानी कुछ ही दूर पे जाकर रुक जाएगा, तो यानी सबसे तेज बहने वाला कौन है? गैस, यानी वो सबसे तेज चलता है। और जो तेज चलता है उसका वेग ज्यादा है, और जिसका वेग ज्यादा है उसमें गति ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। इसीलिए बात लिखी गई है। ठीक है। आइए एक ऊर्जा और होती है उसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की। द्रव में स्थितिज ऊर्जा, द्रव में स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम परंतु गैस से ज्यादा होती है, परंतु गैस से ज्यादा होती है। देखिएगा इसमें उसका उल्टा हो चुका है। जो द्रव में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द्रव में स्थितिज ऊर्जा जो होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी, पी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वह ठोस से कम रहेगी, अब परंतु गैस से ज्यादा। अब याद करने से अच्छा कि पहले आपको स्थितिज ऊर्जा ही पता होनी चाहिए कि क्या होती है परिभाषा। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे बात करें, कणों की बात करें, तो स्थिति का मतलब समझ लीजिए रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था। ठीक है। कौन ज्यादा रुका हुआ है, कौन ज्यादा रुका हुआ है उसमें वो चीज ज्यादा होगी। स्थितिज ऊर्जा का यही मतलब है यहाँ पे कि कौन ज्यादा रुका हुआ है, कौन ज्यादा रेस्ट पोजीशन में है। जो ज्यादा रेस्ट पोजीशन में होगा उसमें वो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में होगी। तो हमको पता है कि शरीर सबसे कम चलने वाला यही है, उससे तेज हाई चलता है, उससे तेज हाई चलता है। तो चलने वाली ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा इसमें ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ बात रुकने की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है, ठीक है ना। कौन रुका हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्थिति कौन सा कण है? ठोस का कण है। तो इसलिए ठोस के कण में स्थितिज ऊर्जा ज्यादा मात्रा में होगी, उससे हल्का सा कम स्थितिज ऊर्जा द्रव में होगी, और उससे हल्का सा कम या सबसे कम स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है। ये रहा था स्थितिज ऊर्जा कि द्रव में स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम है परंतु गैस से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यह गैस की तुलना में ज्यादा स्थित यानी ज्यादा रुका हुआ है उसकी तुलना में। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की बात कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लिए। आइए अब बात करते हैं हम लोग संपीड़न की। तो संपीड़न का मैं बात करूं कि द्रव में संपीड़न का गुण ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होता है, परंतु गैस से कम होता है। जो संपीड़न है, संपीड़न जो है वह क्या है? गैस से तो इसमें कम है लेकिन ठोस से ज्यादा है। अब संपीड़न का मतलब मैं आपको समझा दूं कि संपीड़न का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है दबाव। संपीड़न का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो क्या है? दबाव। यानी संपीड़न का मतलब ही होता है किसी चीज को दबाना। तो जिसको जितना ज्यादा दबा सकते हैं उसमें उतना ही ज्यादा संपीड़न का गुण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कणों को, तो हम किस कण को ज्यादा दबा सकते हैं? तो जब जिन दो लोगों के बीच में ज्यादा स्थान होगा उनको हम ज्यादा दबा सकते हैं। ठीक है। अगर ये देखिए मार्कर है, ऐसे कि ऐसे 3 मार्कर ऐसे रखे हुए हैं, तो इसको हमें दबाना होगा। तो किसको हम दबा? इसको दबाएंगे तो इतना ही दब सकता है। अब पहले ही से अगर सट गया हो तो अब दबाएंगे दबेगा? नहीं दबेगा। जब पहले ही से एकदम जगह ये इसके बीच में नहीं है कि दबा नहीं करेगा। हाँ, अगर इनके बीच में पहले से जगह होती तो दबाते तो हम दब जाता। वही बात है कि इस गैस के कण के बीच और द्रव के कण के बीच और ठोस के कण के बीच में तुलना करें तो सबसे कम जगह ठोस के कणों के बीच में है और सबसे ज्यादा जगह गैस के कणों के बीच में है। तो कौन दबा सकते हैं? किसको दबाया जा सकता है? तो इन गैस के कणों को ऐसे ना दबाया जा सकता है। इसको दबा सकते हैं, हाथे से नहीं दबाना होता है। ठीक है। हाथे से दबाने की बात नहीं कर रहे हैं,
तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको दबाया जा सकता है, यानी कि इसमें संपीड़न का गुण भर एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। इसको भी दबा सकते हैं, हाँ सर इसको भी दबा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो इतना इतना जगह बची है, तो इतना तो दबा ही सकते हैं। लेकिन इसमें तो सर बहुत कम मात्रा में जगह है, एकदम ना के बराबर जगह है, तो इसमें ना के बराबर संपीड़न भी होता है, यानी बहुत कम मात्रा में संपीड़न ठोस में होता है, दबाना उसको संभव नहीं है ज्यादा। हाँ, द्रव को दबाना संभव है और गैस को दबाना संभव है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बता दूं कि जो घर में आपके सिलेंडर रखा है एलपीजी गैस का, उसमें आप भराने जाते हैं गैस, अब गैस भरा के आते हैं, निकलती भी उसमें से गैस है, लेकिन कभी सिलेंडर को हिला के देखना तो वो हल्केगा, मतलब कि उसमें से पानी की आवाज आती है। सिलेंडर को जब जोर से हिलाएंगे तो हिलकोरा मारता है, उसमें क्या मारता है, हिलकोरा मारता है, वहीं से पानी की आवाज आती है। तो भराते तो तुम गैस हो, पर अंदर में पानी कैसे बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि गैस जो है उसके सिलेंडर के अंदर बहुत ही प्रेशर के साथ भरी गई है, बाहर से भरी तो गैस ही गई है, लेकिन वो इतना दबाव के महसूस कर रही है गैस, और जब गैस बहुत ज्यादा दबाव महसूस करती है तो पानी का रूप ले लेती है। लेकिन जैसा ही वो सिलेंडर से बाहर निकलती है, फिर वह दबाव से मुक्त हो जाती है और फिर से गैस की अवस्था में आती है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको 1 मिनट में देखिए मैं समझा दे रहा हूं कि अब ये गैस के कण है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा, गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो वह किस कंडीशन में आएंगे, द्रव के, और द्रव को बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो किस कंडीशन में आएंगे, ठोस के कंडीशन में आएंगे। ठीक है ना, ये होता है। अगर गैस को बहुत ज्यादा दबा देंगे तो सोचिए इसको दबाएंगे तो क्या होगा, इससे कण सट जाएंगे, और सट जाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे, द्रव की तरह। इसीलिए जब गैस को सिलेंडर में भरते हैं तो उसको दबा के भरते हैं, दबा का मतलब प्रेशर के साथ भरते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ। जब प्रेशर के साथ भरते हैं तो गैस हवा सिलेंडर के अंदर में जैसे ही प्रेशर में आ जाती है, और जब प्रेशर में जाती है तो वह द्रव की तरह बिहेव करने लगती है, अंदर में रहेगी तो द्रव की तरह रहेगी। ठीक है, इसलिए हिलाते हैं तो हिलकोरा मारता है। लेकिन जैसे ही सिलेंडर की नॉब खोलते हैं तो गैस जब बाहर आती है तो खुले हवा में आती है, बस उस दबाव से फ्री जाती है, और जब दबाव से फ्री जाती है तो फिर ये अवस्था में चली जाती है, गैस की अवस्था में। ये बाहर निकलती है तो गैस, और सिलेंडर के अंदर है तो द्रव। द्रव क्यों है, क्योंकि वह दबाव के साथ अंदर पड़ी हुई है, गैस को दबाएंगे तो द्रव बन जाती है। तो संपीड़न समझ में आ गया कि द्रव में संपीड़न हो सकता है, द्रव को दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस से ज्यादा गैस से कम दबा सकते हैं। इसीलिए ठोस से इसमें क्या है, अधिक संपीड़न का गुण है, परंतु गैस से कम संपीड़न का गुण है। ठीक है, चलिए आइए अगला गुण की बात करते हैं कि आकर्षण बल की बात करते हैं। 8वां गुण है द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है, परंतु गैस से अधिक होता है। तेजी से लिखने से क्या कि राइटिंग भी बिगड़ जा रही है, अगर वही थोड़ा स्लो लिखा जाता है तो राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और देखिएगा तो द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, एट्रैक्शनल फोर्स, दो पार्टिकल के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, किसी पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जो होता है वह ठोस में ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसीलिए वो पास पास होते हैं, इसीलिए उनके बीच में दूरियां कम होती हैं। और उससे कम आकर्षण बल है द्रव में, और उससे कम आकर्षण बल है गैस में। जिन कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा वह एक दूसरे के पास पास रहेंगे। आकर्षण मतलब खींचना, दो कण एक दूसरे को आपस में खींच के रखते हैं, आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिन दो कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा वह दो कण के बीच में दूरियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो इसीलिए द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ना वो ठोस से तो कम होता है। क्यों? क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास है, यानी इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, इससे हल्का सा कम इसमें आकर्षण बल है और इसमें आकर्षण बल एकदम कम है, एकदम कम है। ठीक है, तो ये आकर्षण बल समझ में आ गया कि आकर्षण बल क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके बीच में दूरी कम है। नहीं, दूरी कम है क्योंकि आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। यानी आकर्षण बल जिसमें ज्यादा होगा उससे कणों के बीच दूरियां कम होती हैं। ठीक है, और वो बहुत पास पास रहते हैं, इधर उधर छिटपुट नहीं रहते हैं। गैस में गैस के कण छिटपुट जाते हैं, हल्का सी नहीं छोड़ो तुरंत भाग जाएंगे इधर उधर, क्योंकि उनमें आकर्षण बल क्या है, कम है। और द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कुछ हद तक ठीक है, थोड़ा सा पानी गिराओगे ना तो कुछ दूर ले फैल के रुक जाते हैं, चलो भैया अब आगे नहीं जाना। लेकिन गैस थोड़ा सा खोल के देखो तुरंत पूरे कमरे में फैल जाएंगे, यानी उनमें क्या है, आकर्षण कम है, एकता कम है। और द्रव में कुछ एकता है और ठोस में तो एकता बहुत ज्यादा है। उनको कितनों ढकेलोगे इधर उधर ना जाएंगे, अपने पास पास सटे रहते हैं। और गैस को थोड़ी सी खोल कर दो तो उन पर छितरा जाते हैं, उनमें एकता क्या है, कम है। एकता का तात्पर्य है आकर्षण बल क्या है, कम है। ठीक है, तो आपने बात कर लिया आकर्षण बल की भी। अब हम अगले गुण की बात करते हैं द्रव के। इधर दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, वाष्पन की बात करते हैं। वाष्पन कि द्रव में एक अलग से गुण बता रहे हैं आपको, वाष्पन। ठीक है ना, वाष्पन और किसी में नहीं होगा, बस द्रव में होता है। न ठोस में हो सकता है न गैस में हो सकता है। तो द्रव में वाष्पन का गुण पाया जाता है। अब क्या ही तुलना करें इसकी गैस और ठोस से, ठीक है ना, क्योंकि उनमें वाष्पन होता ही नहीं है। और वाष्पन क्या होता है सर जी, ये समझा दीजिए। तो आइए इधर समझाते हैं। वाष्पन बहुत जबरदस्त और मजेदार चीज है, देखिएगा। हाँ, तो देखिएगा वाष्पन बहुत जबरदस्त चीज, मैं आपको समझाता हूँ कि वाष्पन क्या है। वाष्पन का तात्पर्य है कि जब कोई द्रव, केवल द्रव ही, और किसी में ऐसा गुण नहीं है, जब कोई द्रव कमरे के तापमान पर, किस तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, जब कोई द्रव कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर स्वतः, कमरे के ताप पर स्वतः अपने आप स्वतः क्या बन जाए, गैस, या कहिए कि भाप, भाप बनकर उड़ जाए, भाप बनकर उड़ जाए। जब भी कोई द्रव कमरे के तापमान पर स्वतः भाप बनकर उड़ जाए तो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वाष्पन, वाष्पन कहलाता है। और यानी कि यहाँ पे द्रव किस कंडीशन में आ रहा है बाबू, भाप के कंडीशन में आ रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाष्पन बोल रहे हैं। ठीक है ना, वाष्पन। अगर द्रव एक बार और भाप की कंडीशन में आता है, कब, जब इसे आप चूल्हे पर गर्म करते हैं, तो द्रव का भाप बनना पड़े होंगे कि सर जी क्वथनांक, अब सर जी आप बता रहे थे कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो वह भाप या गैस बनता है, तो इसको तो हम क्वथनांक बोलते हैं। तो द्रव का भाप बनना क्वथनांक भी होता है और द्रव का भाप बनना वाष्पन भी होता है, दोनों होता है। तो फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि द्रव अगर तुम खुद चूल्हे पर या गैस पे इसे जबरदस्ती गर्म करते हो और तब अगर द्रव पानी का रूप लेता है तो क्या है, वह प्रक्रिया क्वथनांक है। और अगर तुम कोई गर्म, कोई हीट, कोई उष्मा नहीं देते हो, कोई गर्मी नहीं देते हो, बिना गर्म किए अपने आप अगर पानी उड़ रहा है भाप बन के, तो वह प्रक्रिया क्या है, वाष्पन है। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि द्रव का भाप बनना वाष्पन भी है, द्रव का भाप बनना क्वथनांक भी है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है, यानी बढ़ता नहीं है, और इसमें टेम्परेचर द्रव का बढ़ जाता है, इसलिए भाप बन जाता है। और यहाँ पे बिना टेम्परेचर के बदलाव के भी अपने आप स्वतः पानी भाप बन के उड़ने लगता है, तो इसलिए क्या है, वाष्पन प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आप जबरदस्ती पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो सब काम उसमें हो रहा है, जैसे खाना बनाना, ठीक है ना, पानी गर्म करना,
ये सब चीजें आ जाती है इसमें। और वाष्पन की बात करें जैसे कि तालाब का पानी, तालाब का जल, तालाब का जल का स्वतः उड़ना, स्वतः उड़ना, तालाब के जल का स्वतः क्या करना, उड़ जाना। जैसे बरसात होती है, आपके दुआरे घरे के आसपास पानी इकट्ठा होता है, फिर तब तक धूप होती है, वो पानी गायब हो जाता है। बाढ़ उड़ाती है तो 2-4 दिन पानी रहता है, फिर अपने आप धीरे धीरे कहाँ जाता है, समाप्त हो जाता है। पानी जाता कहाँ है? क्या पानी को किसी ने गर्म किया भाप बनाने के लिए? नहीं, किसी ने गर्म नहीं किया, पानी उड़ गया। ठीक है, तो उस तरीके से। और आप कपड़ा भिगो करके कचार के धूप में पसार देते हैं, कपड़ा अपने आप पानी गायब हो गया। पानी कहाँ गायब हो गया? पानी बस धूप की गर्मी से, इस जो रूम टेम्परेचर आपका है, जो आपका वातावरण जिस टेम्परेचर पे है, उसी टेम्परेचर से वह पानी भाप बनता है और उड़ जाता है। तो जब पानी इस वातावरण के टेम्परेचर पर, इस कमरे के टेम्परेचर पे अगर भाप बन के उड़ने लगे तो उस प्रक्रिया को वाष्पन यानी वेपर बन जाता है। ठीक है ना, वेपराइजेशन हो जाता है। और अगर जबरदस्ती गर्म कर दिए, क्वथनांक लेवल पार कर देते हैं आप किसी का, उसके बाद अगर कोई चीज भाप बन के उड़ रही है तो वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? क्वथनांक हो जाएगी। जबरदस्ती गर्म करके आप द्रव को भाप बना रहे हैं, यानी कि चूल्हे पर गैस पे गर्म करके आप भाप बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह क्वथनांक क्या होता है और वाष्पन क्या होता है। यह दोनों गुण किसमें होता है? द्रव में होता है। ठीक है, हाँ। तो मान लीजिए भाप को जबरदस्ती ठंडा कर रहे हैं आप, तो भाप को जबरदस्ती ठंडा करके अगर पानी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप? तो इस प्रक्रिया को कह सकते हैं द्रवीकरण प्रक्रिया। इसे आप कह सकते हैं द्रवीकरण। ठीक है, द्रवीकरण प्रक्रिया, द्रवीकरण। जैसे कि ये क्वथनांक की प्रक्रिया है, वाष्पन एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार से द्रवीकरण भी क्या है? प्रक्रिया होती है। जैसे क्वथनांक, हिमांक, गलनांक, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसी प्रकार से द्रवीकरण भी क्या है? प्रक्रिया है, जो भाप को ठंडा करने से द्रव अवस्था में आता है भाप, तो उस प्रक्रिया कहते हैं द्रवीकरण। तो आप समझ गए होंगे कि अगर द्रव को जबरदस्ती गर्म करेंगे तो क्या कहेगा? क्वथनांक। जैसे खाना बनाना, पानी गर्म करना, इसमें जबरदस्ती आप चूल्हे पर गर्म करते हैं। अगर द्रव अपने आप भाप बनती है तो क्या कहलाएगा? वाष्पन। जैसे कि तालाब के पानी का उड़ जाना, आपके बारिश हुई है तो उसका पानी उड़ जाना, चाहे कपड़ा धूप में सुखाते हैं उसका पानी उड़ जाना, ये सब क्या आ जाएगा? आपका तालाब का ये वाष्पन आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी भाप को जबरदस्ती आप नहीं, जबरदस्ती स्वतः, याद रखिए, भाप जबरदस्ती आप ठंडा किए हैं तो क्या कराया है? पानी बना है और द्रवीकरण कराया है। अगर यह भाप अपने आप, भाप या वाष्प अपने आप स्वतः ठंडा हो जाए, तो यह भाप मैं यहां लिख रहा हूं कि स्वतः ठंडा हो जाए तो क्या कराएगा? इस प्रक्रिया का नाम क्या देंगे हम? तो बाबू इस प्रक्रिया का नाम देंगे हम लोग संघनन। याद रखना क्या है, यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा देख लेना। संघनन कहते हैं। अगर भाप अपने आप ठंडा जाती है तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया आकाश में होती है जब वर्षा होती है तब। तो वर्षा का भी प्रश्न आए कि वर्षा किस कारण होती है, कौन सी प्रक्रिया के कारण? तो बताएंगे संघनन प्रक्रिया कारण। पहले तालाब का जल उड़ता है वाष्पन प्रक्रिया से, स्वतः उड़ रहा है, हम गर्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप उड़ रहा है। द्रव भाप बना अपने आप, तो वाष्पन। वही द्रव ऊपर भाप बन के जाता है, फिर किसी कारण बस ठंडा होता है ऊपर अपने आप। कोई हम लोग यहाँ से गए नहीं थे वहां ठंडा करने आकाश में, ठीक है, अपने आप वो वहां के वातावरण में ठंडा जाता है और वहां से फिर वही भाप पानी बन के वर्षा के रूप में जमीन पर गिरने लगती है। तो जब भाप अपने आप स्वतः ठंडा होगी तो संघनन प्रक्रिया, और जब भाप को जबरदस्ती ठंडा करोगे तो क्या होगा? द्रवीकरण प्रक्रिया। अगर द्रव को जबरदस्ती गर्म करोगे तब भाप बनाओगे तो क्वथनांक। अगर द्रव अपने आप भाप बन रहा है तो वाष्पन। तो आपको 4 प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, वाष्पन, क्वथनांक, द्रवीकरण और संघनन। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो वाष्पन होता है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना, आर्द्रता के भी समानुपाती होता है। किसी में आर्द्रता ज्यादा है उसका वाष्पन जल्दी से हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्द्रता ज्यादा रहेगी तो जल्दी से वाष्पन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्द्रता मतलब नमी होता है, नमी ज्यादा रहेगी तो वाष्पन जल्दी से हो नहीं पाएगा। तो हम बात करेंगे क्षेत्रफल पर कि जो वाष्पन होता है, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि वाष्पन समानुपाती होता है, वाष्पन समानुपाती होता है क्षेत्रफल के।
यानी वाष्पन जो है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ऐसे कहना वाष्पन क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती होता है। इस बात को अगर प्रूफ करना हो तो आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बची है, यहाँ जगह बची है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। अगर एक गिलास में यहाँ पे क्या करें, जल भर लें, बहुत कम मात्रा में जल, एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ आपको, 20 ml जल ले लीजिए, और एक थाली में क्या करिए कि 20 ml ही जल ले लीजिए, और जल के कण 20 ml बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना, 20 ml बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे ले लीजिए। जल के कण दिखाई दे रहे होंगे आपको, काले कलर से बना दूं। यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ जल के 4 कण ऊपर बना दिए, 2-3 कण नीचे बना दिए ऐसे, और यहाँ थाली में सभी के सभी कण आपके क्या है, सामने है। क्यों? क्योंकि थाली का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। अगर आपसे पूछूं कि धूप में दोनों थाली को और एक गिलास को लेकर धूप में रख दूं तो किसमें से पानी जल्दी से उड़ जाएगा, किसमें से पानी जल्दी से अपने आप उड़ेगा, यानी वाष्पन किसका तेजी से होगा? तो जवाब यह है कि थाली का वाष्पन तेजी से होगा, थाली का पानी जल्दी से समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, थालिया का। अब गिलास में लंबाई, गिलास की चौड़ाई इतनी सी है, थाली की चौड़ाई इतना सा है, तो थाली का क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यहाँ लिखा है कि वाष्पन क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, यानी वाष्पन प्रक्रिया में क्षेत्रफल जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो आपको ठेठ भाषा में समझा दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सपोज करिए कि ऊपर से अगर प्रकाश आ रहा है तो ऐसे आके गिलास में गिर रहा होगा, गिलास के सभी इन कणों पे प्रकाश गिर रहा होगा, और थाली में भी प्रकाश ऐसे कण आ रहे होंगे। तो जनरली देखिए किसमें ज्यादा प्रकाश आया भाई, सर गिलास थोड़ा पतला था, गिलास में कुछ कम किरणें गई, और थरिया इतनी ज्यादा चौड़ी है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश किरणें जा रही है। जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश की किरणें जा रही है वो वहां पे गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ से जल्दी पानी क्या आ जाएगा, गर्म होकर भाप बन के उड़ जाएगा, और इसमें धीरे धीरे होगा। या फिर ये समझिए कि यहाँ पे जो जल स्तर है थोड़ा सा ऊपर आएगा, और थाली का जल स्तर थोड़ा सा एकदम नीचे रहेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा तो जल क्या करेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो हम एग्जाम्पल के स्वरूप आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ 10-12 जल के कण है, यहाँ पे भी कुछ 10-12 जल के कण है, यहाँ पे जो कण है जल के वह एक दूसरे के ऊपर नीचे, अगर ये गर्म होंगे तो पहले ऊपर वाले कण गर्म होंगे, वो उड़ेंगे, फिर उतना ही टाइम लेगा कि नीचे वाला कण गर्म होगा फिर उड़ेगा, फिर ये वाला कण गर्म होगा तब उड़ेगा, यानी इसमें 3 गुना टाइम लग रही है। अगर इसकी बात करें तो सभी जल के कण ऐसे थाली में एकदम सजाए गए, अगर धूप आएगी तो एक का बार में सब के सब गर्म हो जाएंगे, और इकट्ठा सबके सब उड़ जाएंगे, यानी कि उस जितना टाइम में ये कण उड़ेगा उसका 3 गुना टाइम ये लेगा, क्योंकि इसमें हमने 3 स्तर बना दिया है जल का, तो इसलिए यह ज्यादा टाइम लेगा और यह कम टाइम लेगा, यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वह जल्दी से क्या करेगा, उड़ जाएगा। अगर आप घर में भी ऐसा करते हैं बार बार, एक कपड़ा आप धोइए और कपड़े को ऐसे गाड़ते हैं तो वहां पे गाड़ के ऐसे ही धूप में लाकर रख दो, और एक कपड़े को बिना गाड़े भी खाली ऐसे झटका के फैला के रख दो। अगर कपड़ा ऐसे तुम लपेट के ऐसे रख रहे हो, ऐसे लपेट कपड़े को रख रहे हो, और एक कपड़ा को तुम क्या कर दिए हो, अच्छा से एकदम फैला दिए उस शर्ट को, बताओ कौन जल्दी सूख जाएगा? तो जिसको फैला क्या हो ना वो जल्दी सूखेगा, और जिसको लपेट के ऐसे मोड़ के रखे हो वो बहुत टाइम लगेगा सूखने में। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफलवा कम है और इसका क्षेत्रफलवा क्या है, ज्यादा। जो ज्यादा चौड़ा है उसमें इकट्ठा गुपिया पड़ेगी, इकट्ठा पनिया उड़ जाएगा, और इसका क्षेत्रफलवा कम है तो कई स्तर में वो बढ़ जाता है, इसलिए पहले ऊपर से उड़ेगा फिर अंदर जाएगा, प्रकाश घुसेगा तब ना, तो टाइम लगती है, तो इसका जल्दी से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए वाष्पन और ये चीजें। अब एक गुण और बचा है, मैं आपको समझा दूं, विसरण, यहीं पे समझा दे रहा हूं। एक गुण लास्ट गुण है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन आपको डिटेल्स पर जानकारी मिली है। विसरण आपको बता दूं कि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। अब इस विसरण के गुण में, वैसे विसरण गुण और भी लोगों में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कहने किसी या किसी में घुल जाना क्या है, वो विसरण है, लेकिन यहाँ विसरण का गुण पाया जाता है। और द्रव के अंदर, इसलिए द्रव में बात पढ़ाई जाती है कि द्रव ऐसा है कि जिसमें ठोसो घुल जाता है और गैसों घुल जाती है। तो विसरण, कभी अगर पूछा जाए कि विसरण क्या है तो आप बताएंगे कि किसी द्रव के अंदर
ठोस और गैस दोनों का घुल जाना क्या है, विसरण है। किसी द्रव के अंदर ठोस वो घुल जाए और गैस वो घुल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, विसरण है। जैसे अगर आपके सामने पानी है तो इसमें अगर चीनी का कण डाल देंगे, चीनी, तो इसमें घुलेगी नहीं घुलेगी चीनी, पानी सर घुल जाएगी। अगर इसी पनिया में हम CO2 गैस को घोलने की कोशिश करें तो घुलेगी नहीं घुलेगी, तो सर घुल जाएगी। अब आप कहेंगे कैसे, जो ठंडा पीते हैं आप, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ड्यू, वो होता क्या है, वो पानी के अंदर CO2 गैस को मिला के दिया जाता है आपको, उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कि पानी के अंदर हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस को उसमें क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, तो उसको उसमें घोल दिया जाता है। तो यानी कि पानी के अंदर गैस भी घुल जाए, पानी के अंदर ठोस भी घुल जाए, तो यह क्या है, विसरण है। तो द्रव में विसरण का गुण होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो विसरण आपको समझ में आ गया कि चीनी और गैस यानी ठोस और गैस का द्रव के अंदर घुल जाना क्या है, एक विसरण है। तो द्रव में विसरण गुण पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल पाया जाता है। और ये पेप्सी वेप्सी यही के उदाहरण है, ठीक है। तो इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर, सॉरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनको पसंद आ रही है तो अंत में लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर कर दें कि हाँ सर वीडियो कैसी लगी है, ठीक है ना। जैसी भी लगी हो, अच्छी हो, बेकार हो, जो भी उसको बताया जरूर करें कि आप कमेंट में कि हाँ वीडियो कैसी लगी आपको। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसे बता करें सर यहाँ पे दिक्कत है, उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें, ठीक है। और हमारा भी मनोबल क्या करे, बढ़े। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।